3 दिसंबर 2024 और मैकेनिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वक्त हम पास पेपर की शीट कर रहे हैं। और पास पेपर की शीट में आज जिन क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन वर्क का होगा, कोई एनर्जी का होगा, कोई पावर का होगा। टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ फार्मूला शीट याद दिला रहा हूँ। और फार्मूला शीट भी सदी में इतनी सिंपल सी है, जो हमारी आईजीसीएसई की थी वो ये, कोई नया फार्मूला नहीं आने वाला। ठीक है। पहली बात, वर्क क्या होता है? सर, किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना, इट इज कॉल्ड वर्क। सर, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, यानी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही हो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। एनर्जी, एनर्जी के बेटा दो फार्मूलाज बहुत ज्यादा यूज होंगे। एक काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज एम जी एच। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। पावर क्या होती है? सर, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। और आईजीसीएसई में एक और फार्मूला होता था पावर का, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड पावर। सर, पावर की यूनिट होती है वॉट्स, जबकि वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट होती है जूल्स। एक और फॉर्मूला इस चैप्टर में बार बार नजर आएगा, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये आउटपुट और इनपुट पावर भी हो सकता है, आउटपुट और इनपुट एनर्जी भी हो सकती है। इनटू 100 करूंगा तो इट विल बी एफिशिएंसी इन परसेंटेज। फिर इनपुट और आउटपुट, हमारी ख्वाहिश होती है कि बराबर हो, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया भी हो जाती है, कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया भी हो जाती है। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूला शीट हो, इस फार्मूला शीट को मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इस फार्मूला शीट को सामने रख लें तो आप आज के सारे सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। ये अलग बात है कि पास पेपर के क्वेश्चन में वो सवाल कभी भी इतने सीधे साधे स्टाइल से पूछेंगे ही नहीं, क्या फौरन ही कर दें। तो चले जनाब, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये है कि कोई मशीन है जिसकी पावर 750 वॉट्स है और इसे एनर्जी दी जा रही है 150 किलो जूल। सिंपल टाइम कैलकुलेट करना है। तो भाई, एनर्जी होती है, पावर होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। क्वेश्चन में टाइम पूछ रहे हैं तो टाइम को सब्जेक्ट बना लो। जब आप टाइम को सब्जेक्ट बनाते हो तो ये बन जाएगी, टाइम को सब्जेक्ट बनाते हो तो ये बन जाएगा जनाब एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। अब आप देखिए एनर्जी, सर एनर्जी है 150 किलो जूल। नीचे चाहिए पावर, पावर है सर 750। तो इतना मासूम क्वेश्चन, आंसर सिंपल सी। तो इसमें तो खैर कोई ऐसी मुश्किल बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। मुश्किल सवाल होगा तो आप लोगों से करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इतना मुश्किल है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट आपको दे रहा हूँ बेटा, 2 मिनट आप खुद से पहले ट्राई करें। नहीं कर पाएंगे तो मैं कर दूंगा, पहले आप कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? सर, क्वेश्चन ये है कि ये एक स्लोप है, इस स्लोप पर कोई साइकिलिस्ट इस जगह से अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है और हमने इसकी मूवमेंट को यहां तक स्टडी करना है। ठीक है जनाब। और इस स्टडी में यहां से एक ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल थीटा बन रहा है और इतनी जो हाइट है इस हाइट को यूज करना है, दैट इज डेल्टा एच। क्योंकि सारे ऑप्शंस में मुझे डेल्टा एच नजर आ रहा है, तो इस डेल्टा एच को लेकर चलते हुए यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय साइकिलिस्ट। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले खुद से कोशिश कीजिए। यू आर गिवन 1 मिनट, टाइम स्टार्ट हो चुका है।
देखते हैं। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में जो रोड से फॉरवर्ड फोर्स मिल रही है इट इज एफ। ये फॉरवर्ड फोर्स मिल रही है एफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही वाला होना चाहिए, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हाइट डेल्टा एच है, हाइट डेल्टा एच है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, एंगल थीटा है, और अगर एंगल थीटा है तो साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। आपको हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है, तो हाइपोटेन्यूज को यानी डिस्टेंस को सब्जेक्ट बना लें, तो डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स एफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और आप में से जिस स्टूडेंट ने कहा था आंसर डी, यस आंसर डी इज राइट। और बाकी बच्चों ने भी अगर इतने ड्यूरेशन में खुद से कर लिया तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि जनवरी में आप पेपर देने जा रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ 1 मंथ रह गया है, तो आपको खुद से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, हम आपके सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर बेटा खुद से जरूर कीजिए। ठीक है बेटा, खुद से जरूर कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये है कि एक डिस्क है जिसका मास m है और ये स्टेशनरी है, इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अ फोर्स F exerted by a magnetic base। ठीक है जनाब, मैग्नेटिक बेस है और खुद क्वेश्चन में दे रहे हैं द फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम। ठीक है, आपसे बनवा नहीं रहे, फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम इस डिस्क के लिए उन्होंने दी हुई है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इस डायग्राम में, फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम में दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्वेश्चन है दो रीजन दें कि ये दोनों फोर्सेस नॉट पेयर ऑफ फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर नॉट पेयर ऑफ फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस पेयर ऑफ फोर्सेस नहीं है। दो रीजन दें। तो देखिए, आपको याद होगा पेयर ऑफ फोर्सेस के लिए 4 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 4 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नंबर 2 अपोजिट इन डायरेक्शन। दो कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो तीसरी जो कंडीशन है वो दोनों फोर्सेस का सेम नेचर होना। तो जनाब ये जो mg है ना, ये mg इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ एक्सर्ट कर रही है, और ये जो F है सर, F इज, इट इज गिवन कि F जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है। F इज मैग्नेटिक फोर्स, सो द फोर्सेस आर नॉट ऑफ सेम नेचर, सेम टाइप। दोनों फोर्सेस का सेम टाइप होना जरूरी है, दोनों फोर्सेस का सेम नेचर होना जरूरी है। दोनों फोर्सेस सेम नेचर नहीं है, इसलिए ये पेयर ऑफ फोर्स नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो फोर्स होगी ना, ये बिटवीन टू बॉडीज होगी, पर ये सेम फोर्स सिर्फ डिस्क पर लग रही है। ठीक है जनाब, तो फोर्स, ये दोनों फोर्सेज हैं, बोथ फोर्सेज एक्टिंग
ऑन अ सिंगल बॉडी। जो पेयर ऑफ फोर्स होती है वो दो बॉडीज पे लग रही होती है, दो बॉडीज पर लग रही होती है, बिटवीन टू बॉडीज होती है। खैर जनाब, इसके अंदर ये बात हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको के ऊपर पहले काफी लंबा टाइम लगा चुके हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है, जरा सुनिएगा। देखिए, जो पहले फ्री बॉडी डायग्राम दी गई थी सर, ये फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम डिस्क के लिए थी, इस डिस्क के लिए थी। ठीक है जी। अब कह रहे हैं हमने इस डिस्क को लाके रख दिया इस मैग्नेटिक बेस पर, मैग्नेटिक बेस पे लाके रख दिया, अगले पार्ट में कह रहे हैं लाके रख दिया। और अब मैग्नेटिक बेस पे लाके रख दिया, तो अब आपसे कह रहे हैं कि आपने फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम मैग्नेटिक बेस के लिए कंप्लीट करनी है, मैग्नेटिक बेस के लिए कंप्लीट करनी है, मैग्नेटिक बेस के लिए। बेस आप समझ रहे हैं, बेस जो है वो ये है, दिस इज बेस। इस बेस के लिए बताइए दो फोर्सेस कौन कौन सी होंगी। तो इसका आंसर जनाब ये है कि डिस्क पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही थी, जब आपने डिस्क को यहाँ लाके रख दिया, डिस्क को यहाँ लाके रख दिया, तो मैग्नेटिक बेस पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रही होगी। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, बट दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन मैग्नेट बेस। ठीक, ये वाली मैग्नेटिक फोर्स जो थी ना बेटा, ये डिस्क पर थी, इसलिए ऊपर की तरफ थी। ठीक है जनाब, ऊपर वाली डायग्राम में ये फोर्स एफ डिस्क पे लग रही थी। अब क्वेश्चन है मैग्नेटिक फोर्स बतानी है, नॉट फॉर डिस्क, इट इज फॉर मैग्नेटिक बेस। तो सर मैग्नेटिक बेस पे फोर्स लग रही है नीचे, नंबर वन। नंबर टू, जैसे ही डिस्क को बेस पे रखूंगा तो ऊपर की तरफ लगेगी रिएक्शन फोर्स, ऊपर की तरफ लगेगी रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखते हैं तो वहां से मिलती है रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स, और रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स जो है इट इज एक्टिंग अपवर्ड। अच्छा, ऑब्जेक्ट इस वक्त रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो मार्किंग स्कीम में ये वाली बात भी स्पेशली लिखी हुई है कि जो एरो आप ऊपर बना रहे हो दैट इज रिएक्शन फोर्स, उसकी लेंथ शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू एंड एफ। तो डब्ल्यू तो एग्जामिनर ने दिया हुआ था, जो मैंने एफ बनाया है, तो मेरे ख्याल में मैं डब्ल्यू और एफ अगर दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों की लेंथ ग्रीन वाले एरो के बराबर होगी। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बीच में अचानक आ गया तो हमने इसको भी निपटा लिया, वरना आज हमारी क्लास के अंदर मेन टॉपिक वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि आज कल जो गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों में अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। तो एक नई टेक्नोलॉजी ये है जिसको हम कहते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है सर, जब कार भागती है तो कार में आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब हम कार का ब्रेक लगाते हैं तो एक आम कार में वो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में ज़ाया हो जाती है। लेकिन जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें कार की काइनेटिक एनर्जी हम यूज करते हैं टू चार्ज बैटरी। जो उसमें बैटरी लगी हुई होती है उस बैटरी को चार्ज करने में यूज करते हैं। ठीक है जनाब, जब कार डिसेलेरेट होगी, जब कार स्लो डाउन होगी, तो कार की काइनेटिक एनर्जी को हम बैटरी चार्ज करने में इस्तेमाल करवा लेंगे। 100% नहीं होती है, थोड़ी बहुत उसमें से चार्जिंग में आ जाती है। क्वेश्चन है कि कार भाग रही है इतनी स्पीड से, ठीक है जनाब, कार इतनी स्पीड से भाग रही है और एनर्जी ट्रांसफर, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बैटरी को डिसेलेरेशन में, वो इतनी हो रही है। एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। सर एफिशिएंसी के अंदर पहली बात तो जरा ये देखिए कि जब कार भाग रही है तो सर कार में भागने की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। सर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। सर हाफ कांस्टेंट है, कार का मास 1560 है, कार की स्पीड 13 है। और जब आप इन सारे नंबर्स को बेटा सॉल्व कर लोगे
तो इन नंबर्स को सॉल्व करके मिल जाएगी कि कार में भागने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसकी वैल्यू है 1.32 एक्सपोनेंट 3। पता नहीं एक्सपोनेंट 3 है या 5 है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा कोई बच्चा करके बताए 1.32 एक्सपोनेंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या। अरे जनाब ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी जो कार के भागने से आ रही है, ठीक है जी। अब जब आपने ब्रेक लगाया और इतना ब्रेक लगाया कि कार कम टू रेस्ट, तो कार की ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बैटरी को चार्ज करने में खर्च हो जाएगी, लेकिन नहीं जनाब, लिखा हुआ है कि बैटरी को जो एनर्जी रिसीव हो रही है, जो एनर्जी बैटरी को मिल रही है इस सिस्टम से, सर वो एनर्जी है 73.9 किलो जूल। 73.9 किलो जूल। तो कार के भागने से काइनेटिक एनर्जी 1.32, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी की सारी एनर्जी जाएगी बैटरी के चार्जिंग में, लेकिन ऐसा नहीं होता। और सर अब ऐसा नहीं होता तो एफिशिएंसी बराबर होगी आउटपुट। आउटपुट मिल रहा है कार को, बैटरी को 73.9 किलो जूल। इनपुट हम दे रहे हैं 1.32 एक्सपोनेंट 5, और इन सब नंबर्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 56%। 56%। तो जनाब इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पुराना फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, एफिशिएंसी पुराना फार्मूला। तो हमने सिंपल वैल्यूज पुट करी हैं और सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए। सर नेक्स्ट पार्ट ये है कि जब कार रोड पर भागती है तो जाहिर सी बात है उसे एयर से ड्रैग मिलता है। कहते हैं बताइए ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स वेरी होती है, डिपेंड करती है, चेंज हो जाती है विद वेलोसिटी ऑफ कार। कार की वेलोसिटी के साथ ड्रैग फोर्स वेरी करती है। क्वेश्चन है किस तरह, किस तरह। तो ड्रैग फोर्स का सर फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर बी। तो सर सिंपल सी बात है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है सर ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती है। ठीक है जनाब। तो बस आपने ये लिखना है जो मैं नहीं लिख रहा, कि एज द वेलोसिटी इंक्रीज, एज द वेलोसिटी इंक्रीज ड्रैग फोर्स इंक्रीज, एज द वेलोसिटी इंक्रीज ड्रैग फोर्स इंक्रीज। मैं लिख नहीं रहा, आप प्रॉपर वर्डिंग में लिखोगे एज द वेलोसिटीज, वेलोसिटी इंक्रीजेज ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज। अच्छा उसके बाद ये एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर कह रहे हैं कि इस रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी का ये ग्राफ है। वाई एक्सिस के ऊपर बेटा एफिशिएंसी है, एक्स एक्सिस के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी जितनी कम है एफिशिएंसी उतनी ज्यादा है, और वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती जा रही है आप देखिए एफिशिएंसी उतनी कम होती जा रही है। सवाल है वजह बताइए। तो सर वजह इसकी ये है कि जब कार भाग रही है तो कार में मौजूद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब कार की स्पीड ज्यादा होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा होती है, पर ये काइनेटिक एनर्जी दो काम कर रही है। नंबर वन, सर बैटरी को चार्ज कर रही है। नंबर टू, इस काइनेटिक एनर्जी से बहुत सारी एनर्जी जाया हो रही है अगेंस्ट ड्रैग फोर्स। देखा जाए तो ये इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, और ये एनर्जी जाया होना है। ठीक है। अब इश्यूज देखिएगा, कहते हैं सर जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है ना, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैटरी की चार्जिंग उतनी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है ना, तो स्पीड ज्यादा होने से ड्रैग फोर्स ज्यादा मिलने लगती है। सर जितनी ज्यादा ड्रैग फोर्स मिलती है सर उतनी ज्यादा एनर्जी का पोर्शन
वर्क अगेंस्ट ड्रैग फोर्स में जाया होने लगता है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा ड्रैग मिलेगा, जितना ज्यादा ड्रैग मिलेगा उतनी ज्यादा एनर्जी ड्रैग फोर्स में जाया होगी, इसलिए एफिशिएंसी ओवरऑल कम होती चली जाएगी। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, चेक करूंगा लीना सो रही है या जाग रही है। लीना बेटा गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन ये है कि कार जितनी तेज भाग रही है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। सर अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो बैटरी की चार्जिंग ज्यादा होगी, लेकिन ग्राफ बता रहा है कि जितनी हाई स्पीड है एफिशिएंसी उतनी खराब हो रही है। क्वेश्चन है वाई, क्वेश्चन है वाई। तो आंसर नहीं पूछ रहा, खाली सवाल समझा दे लीना, मैंने क्या सवाल क्या करना चाह रहा है। लीना बेटा ओनली क्वेश्चन। हाँ एफिशिएंसी गिर रही है, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गाड़ी तेज चलेगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सर अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो चार्जिंग ज्यादा होगी, चार्जिंग ज्यादा होगी तो एफिशिएंसी मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, तो अब इसका आंसर आंसर भी मैं समझा चुका हूँ, पर दोबारा बोल दूं। सर जितनी हाई स्पीड उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स, जितनी ज्यादा ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा वर्क अगेंस्ट ड्रैग फोर्स में एनर्जी का लॉस ज्यादा, और जब लॉस ज्यादा हो रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ने के बजाय एफिशिएंसी कम हो रही है। मुझे पता है आपको ये बात समझ में आ गई है, और ये बात मैंने यहाँ लिखी भी है। तो ये लिखी हुई जो बात है मैं क्लास के आखिर में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, समझा मैंने यही वाली बात दी है, तो इसमें मैं और टाइम नहीं जाया करना चाह रहा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, सेम शीट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 13। 13 तो खैर बहुत ही आसान सवाल है, पता नहीं मैंने क्यों उठा लिया। उमर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है जनाब। ओए है उमर भाई, क्या हो गया यार। एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है एक्सीलरेशन। उमर भाई वीडियोस देखें, याद करें कि ग्राफ में हम लोग क्या कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा लिख लें कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया सर वो डिस्प्लेसमेंट होता है। एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। उमर भाई गलत हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर उसके बाद नेक्स्ट तो बहुत ही आसान है उमर, चलें ये बता दें कौन वेक्टर है इसमें से। विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिस्ट बना के दी हुई है मैंने आपको। Momentum is a vector quantity, energy scalar, mass scalar, power scalar. Momentum denoted by P, and it is product of mass and velocity, etc. उमर भाई याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप बच्चों को दूंगा क्योंकि सवाल बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, क्वेश्चन में कह रहे दोनों की इक्वल है। ठीक है, कह रहे प्रोटॉन की स्पीड v है। हमने कहा अच्छा जी, खुद बता रहे हैं प्रोटॉन की स्पीड v है, तो मैंने लिखा हाफ, फिर लिखा मास ऑफ प्रोटॉन स्पीड इज v, और आपको निकालनी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो चीज अननोन हो उसे x कह देना चाहिए, तो बेटा उसे मैंने कह दिया x। दोनों तरफ हाफ से हाफ कैंसिल। अब इससे आगे मैं करूंगा तो सवाल ही खत्म हो जाएगा।
जल्दी से इसको खुद से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए इस कंडीशन को यूज करते हुए। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। क्वेश्चन अब बहुत आसान रह गया है। लीना बेटा आप आंसर कर दीजिए। जी बेटा, ए बीटा सी डी क्या आंसर है? बिल्कुल जी, इसका आंसर ए है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने मास ऑफ प्रोटॉन की जगह लिखना है 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद अब आप जब इसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर उधर आके अंडर रूट बनेगा, तो 2000 पे अंडर रूट आ जाएगा और v के ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2000 टाइम v। अंडर रूट 2000 टाइम्स v। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर आपने किया, आंसर इज ए। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा अजीब सा आंसर है कि आप में से मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर पाएगा। ट्राई कर लें, पहले ट्राई कर लें बेटा। एक इलेक्ट्रिक पंप है, उसकी आउटपुट पावर 25 किलोवाट्स है, एफिशिएंसी 52% है। तो जनाब आपको मालूम करना है कितनी एनर्जी डेसिपेट यानी जाया हो रही है। तो आप कहेंगे सर एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और एफिशिएंसी गिवन है 52%। परसेंट है सर, 100 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंट खत्म हो जाएगा। सब कुछ किलोवाट में चल रहा है, किलोवाट में आंसर चाहिए, इसलिए मैं किलो को लिख ही नहीं रहा। तो बेटा एफिशिएंसी 52%, आउटपुट 25, इनपुट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जनाब इनपुट होगा 25 डिवाइडेड बाय 0.52। ये इनपुट आ गया, ये आ गया जी इनपुट। इनपुट आ गया 0.52। इनपुट पूछ ही नहीं रहा, वो तो पूछ रहा है कितनी एनर्जी जाया हो रही है। तो आपको याद है इनपुट इक्वल टू आउटपुट
प्लस डेसिपेट या लॉस, और यही लॉस हमने कैलकुलेट करना है, यही लॉस हमने कैलकुलेट करना है। इनपुट आ चुका है 25 डिवाइडेड बाय 0.52, आउटपुट प्लस है सर, वहां जाके माइनस हो जाएगा, आउटपुट है 25 इज इक्वल टू लॉस। अब मैं यहां तक पहुंच पहुंचाने के बाद, यहां तक पहुंचा दिया मैंने आपको, बिल्कुल सही मैंने किया है। अब खाली आंसर आपने बताना है, ए, बीटा, सी या डी। ए, बीटा, सी और डी। बीटा, डेल्टा। डेल्टा तो बेटा सिर्फ इतना सा पार्ट है ना, ये तो इनपुट है, हमें तो एनर्जी लॉस चाहिए, इसलिए बेटा डी तो नहीं हो सकता आंसर। जी बेटा क्या हो गया, इतनी दूर चलेगा तुम लोग, कोई आंसर नहीं कर पा रहा? मोहम्मद आप हमें बता दीजिए क्या आंसर होगा बेटा इसका, है ना? वही तो चक्कर है, जब भी तो बोल रहा हूँ कि यहाँ तक तो मैंने पहुंचा दिया, करा हुआ भी सही है, आंसर पकड़ना बस। और मैं मोहम्मद इसका एक और आसान तरीका बताऊं, जब कभी एग्जाम में कभी इस तरह की सिचुएशन हो ना कि आंसर भी मौजूद है और मैच नहीं कर पा रहा, तो पता है क्या करो, आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सिंपली आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो देखना, मैंने कहा 0.48 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 0.52, तो ये रिजल्ट आ रहा है 23.07। ठीक है, 23.07, ये आ गया 23.07। और जो मैंने किया है उसको जरा देखिए, 25 डिवाइडेड बाय 0.52, उसके बाद माइनस 25, देखिए क्या आ रहा है 23.07। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप सही क्वेश्चन कर चुके हैं पर आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आप दोनों को, अपने आंसर को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए उन सबको भी बारी बारी डेसिमल में कन्वर्ट करते चले जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा सी। ठीक है ना, अब आपको आंसर मिल जाएगा सी। लेकिन कोई बच्चा बोले नहीं सर मुझे यही वाला आंसर लाके दिखाएं, ये बिला वजह की कोई बच्चा फरमाइश कर दे, तो उसकी फरमाइश को पूरा करने का तरीका ये होगा कि ये वाला 0.52 ऐसे ही लिखें। ठीक है जनाब, और 0.52 से 0.52 कटा, बच्चों की तरह एलसीएम करा रहा हूँ, तो ये आ गया 25, और इस 25 के पीछे जबरदस्ती लिख रहा हूँ 1, 25 के पीछे जबरदस्ती लिख रहा हूँ 1, माइनस, इधर आ जाए सर, इधर से ये 0.52 मल्टीप्लाई होगा 25 से। अब आप देखिए ये वाला 25 एक मरतबा लिखो, ये वाला 25 एक मरतबा लिखो, और 1 में से 0.52 माइनस करो। सर 1 माइनस 0.52 करूंगा ना, तो ये बन जाएगा 0.48। पर एग्जाम में इस तरह की बात दिमाग में आ ही नहीं सकती, पागलपन की बात है। तो मैंने कर दिया है, पर आप इस पागलपन में शामिल ना हो। आप सीधा सीधा जो आपने आंसर निकाला हुआ है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करें, जो मैच कर जाए इट इज द आंसर।
तो उमर बेटा नोट कीजिएगा, कभी कभी ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि हम बिल्कुल सही क्वेश्चन करके खड़े हुए, लेकिन हमारा आंसर हम नहीं पकड़ पा रहे। ठीक है, और जब आंसर नहीं पकड़ पा रहे हो तो क्या करें उमर, क्या करें? सर डेसिमल में निकाल लें, फिर उसे मैच करा लें। ठीक है, वरना जो मैंने नीचे काम किया वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है एग्जाम में बैठ के। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर ये भी 18 भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जनाब ये है कि एक इंजन मोटर बोट कांस्टेंट हॉरिजेंटल फोर्स, हॉरिजेंटल फोर्स कांस्टेंट है, ये इंजन की फोर्स होगी। ठीक है जनाब, इंजन प्रोवाइड कर रहा है कांस्टेंट फोर्स, और जिसकी वजह से वेलोसिटी बोट की इंक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है ड्रैग फोर्स बढ़ रही होगी, ड्रैग फोर्स बढ़ रही होगी ना। जब वेलोसिटी बढ़ती है ड्रैग बढ़ता है, और ड्रैग बढ़ने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही होगी। ठीक है, आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स। सर अब स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स बढ़ने से रिजल्टेंट फोर्स कम होने लगेगी। ये तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा ये बात मैंने ऐसी बोली, क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन है रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन, रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? जब आप सर जब किसी बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो तो उन तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन देखते हुए सम निकालना, इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है सर? जब किसी बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो तो हम उन फोर्सेस की डायरेक्शन को देखते हुए कैलकुलेट करते हैं उनका वेक्टर सम, और वो वेक्टर सम का रिजल्ट होता है, इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। तो बेटा डेफिनेशन ये बनेगी, द वेक्टर सम, द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वेक्टर सम का मतलब होता है डायरेक्शन देखते हुए ऐड करना, डायरेक्शन देखते हुए ऐड करना, ऐड करके जो रिजल्ट आता है इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। खैर क्वेश्चन आगे चले। कह रहे जनाब कि ड्रैग फोर्स 3.1 किलो न्यूटन है, भाई फॉरवर्ड फोर्स 5.5 किलो न्यूटन है, 5.5 फॉरवर्ड फोर्स है, इंजन की फोर्स कांस्टेंट है। सर इंजन की फोर्स है 5.5, ड्रैग फोर्स किसी वक्त है 3.1। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज देयर रिजल्टेंट फोर्स, तो सर रिजल्टेंट फोर्स होती है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो प्लस करता, अपोजिट डायरेक्शन है माइनस कर दिया। सर नेट फोर्स होती है एम ए, और सर किलो न्यूटन है इसलिए मल्टीप्लाई 1000 भी लिखिए, किलो न्यूटन है इसलिए मल्टीप्लाई 1000 भी लिखिए। जहां लिखा हुआ है मास, तो सर मास भी दिया हुआ है, मास है 7.5 एक्सपोनेंट 3। तो ये एम ए हो गया, राइट हैंड पे आप कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सर सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आ जाएगा 2400। 2400 को बेटा मास से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी बॉडी पर, किसी मोटर बोट पर ये दो फोर्सेस लग रही थी, इंजन की फॉरवर्ड फोर्स 5.5 किलो न्यूटन, बैकवर्ड ड्रैग फोर्स 3.1 किलो न्यूटन, दोनों का नेट माइनस करके निकाला और उसी में से एक्सीलरेशन निकाल लिया। आगे चले, कह रहे जनाब जब ये बोट भाग रही है तो कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी 4.8 हो चुकी है। क्वेश्चन है इंजन की आउटपुट पावर बताएं, इंजन की पावर बताएं, इंजन की पावर। तो सर इंजन की पावर होती है इंजन की फोर्स इनटू वेलोसिटी, इंजन की फोर्स
इनटू वेलोसिटी। सर इंजन की फोर्स तो फिक्स है, इंजन की फोर्स में तो कोई फर्क आ ही नहीं रहा। इंजन की फोर्स 5.5 किलो न्यूटन, 5.5 किलो न्यूटन। वेलोसिटी 4.8, वेलोसिटी 4.8, जब बेटा दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट आएगा 2.64 एक्सपोनेंट 4, और पावर की यूनिट होती है वॉट्स। 2.64 एक्सपोनेंट 4, पावर की यूनिट होती है वॉट्स। बेटा कॉपी कीजिए। तो बेटा आज की क्लास के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको प्लान किया था, जिसके बेटा मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, पीडीएफ भी भेज रहे हैं, और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर